नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई जा रही है और करंट अफेयर्स की सीरीज में आज है छठा वीडियो और छठे वीडियो के साथ समाप्त होगी जून 2023 की करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, जून 2023 के करंट अफेयर्स 6 वीडियो में हमने समाप्त कर दिया और आज बारी है अंतिम में कुछ मिसलेनियस टॉपिक की, जिसमें से पुरस्कार, पुस्तकें, समिति, आपदा, योजना और परियोजना, ये कुछ मिक्स्ड टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और ये दोस्तों, ये टॉपिक्स जो होते हैं एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जिससे बहुत ज्यादा बढ़त आपको मिलती है एग्जाम में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं पुरस्कार, पुस्तकें, समिति, आपदा, योजना और परियोजना को। और दोस्तों, साथ में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कुछ पिछले वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप लोग जरूर जुड़िए। और टेलीग्राम पर दोस्तों इसलिए जुड़िए क्योंकि वहां पर डेली बेसिस पे द हिंदू और पीआईबी की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो हिंदी में आपके लिए प्रकाशित की जाती हैं। तो दोस्तों, अभी G20 चल रहा था, तो G20 से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, तो उसको भी जाकर जरूर देखें, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली न्यूज है गांधी शांति पुरस्कार 2021 के बारे में। आप सोचेंगे 2023 के अंदर 2021 का गांधी शांति पुरस्कार क्या कर रहा है। तो दोस्तों, काफी जो है बाद में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार, तो अभी 2023 में दिया गया 2021 का, तो याद रखना अब 2024 में 2022 के लिए दिया जाएगा। तो देख लेते हैं गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में क्या कुछ न्यूज है। तो दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर का नाम आप सब ने सुना होगा, जो थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअल पुस्तकों में बिलीव करते होंगे। स्पिरिचुअलिटी में तो आप लोग बिलीव करते ही हैं। भगवान, गीता, महाभारत, रामायण, ये सबसे संबंधित जो पुस्तकें होती हैं भारत में ज्यादातर गीता प्रेस परिवार द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों, गीता प्रेस जो गोरखपुर वाला है उसको 2021 के अंदर गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। और दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय प्रदान करता है यह गांधी शांति पुरस्कार। जून 2023 में एक विज्ञप्ति निकाली संस्कृति मंत्रालय ने, जिसके अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर को उन्होंने यह सम्मान क्यों दिया, क्योंकि अहिंसक एवं अन्य गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान किया है गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने। ठीक है, ये बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित करते हैं और बहुत ही चैरिटी टाइप का एक प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत अच्छा है। आगे देखिए इनकी चैरिटी का एक उदाहरण, इनकी महानता का एक उदाहरण। दोस्तों, इसमें जो गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है उसमें क्या है कि एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है गांधी शांति पुरस्कार के अंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो 1 करोड़ रुपए थे, जो 1 करोड़ रुपए की राशि थी, उसको लेने से अस्वीकार कर दिया गीता प्रेस ने। ठीक है, तो उन्होंने पैसे नहीं लिए, जबकि प्रशस्ति पत्र और पट्टिका उन्होंने रख ली। तो काफी महान प्रिंटिंग प्रेस है भारत का। तो इससे पुरस्कार न लेने से, मतलब धनराशि न लेने से, इसकी महानता का एक छोटा सा प्रमाण आप देख सकते हैं। वैसे इन्होंने काफी अच्छा और समरसता वाला माहौल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में वाकई में काफी योगदान इन्होंने दिया है भारत के अंदर, तो इसलिए गांधी शांति पुरस्कार इनके लिए तो बनता ही है। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के लिहाज से गीता प्रेस विश्व की सबसे बड़ी प्रकाशन संस्था है। याद रहे, धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकें सबसे ज्यादा प्रकाशित करते हैं पूरे विश्व के अंदर गीता प्रेस वाले। और दोस्तों, घर घर में इन्होंने श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत ग्रंथों को पहुंचाने का श्रेय प्राप्त है गीता प्रेस वालों को। अब गीता प्रेस की स्थापना की बात करें तो 2023 में दोस्तों सेठ जयदयाल गोयदका जी ने एक किराए के मकान में गीता प्रेस की स्थापना की थी। तो 1923
2023 यानी कि 1923 के अंदर सेठ जयदयाल गोयंदका जी ने गीता प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो इतना आई होप आपको बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। गीता प्रेस वालों को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार 2021, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुरस्कारों के क्रम में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी डिस्कस करना जरूरी है। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। वैसे तो अभी आप समझेंगे कि कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार दिया जाता है। फिलहाल 2 व्यक्ति हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तस्वीर जो इनकी है और दूसरी इन महोदय की। अब देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति हैं, इनसे परिचय करते हैं। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों की घोषणा 2023 के लिए 20 भाषाओं के युवा साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किया गया। कितने? 20 भाषाओं के। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों, हिंदी भाषा जो है मोस्ट पॉपुलर, तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वह प्रदान किया गया अतुल कुमार रॉय को। और अतुल कुमार रॉय का एक उपन्यास है दोस्तों, चांदपुर की चंदा। याद रखना, चांदपुर की चंदा के लिए अतुल कुमार राय को हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों, हिंदी के बाद अंग्रेजी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया? अनिरुद्ध कॉनिन शेट्टी को। और इनकी एक इतिहास रचना है जिसका नाम है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, साउदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास। चालुक्यास और चोलास का नाम आते ही आप समझ गए होंगे कैसी कृति है? इतिहास कृति। तो अनिरुद्ध कॉनिन शेट्टी हैं जिनको अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये 2 व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से अनिरुद्ध जी ये हैं और अतुल कुमार रॉय ये हैं ऊपर वाले। दोस्तों, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ऐसे रचनाओं के लेखकों को ही दिए जाते हैं, ये याद रखना, को ही शब्द बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसे युवा पुरस्कारों को ही दिया जाता है जिनकी आयु पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से भी क्या हो? कम हो। ठीक है, जिनकी आयु पुरस्कार वर्ष के 1 जनवरी को 35 साल से कम होगी उन्हीं को साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आप लोग याद रखना। दोस्तों, पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल वर्णित 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तो इतना दोस्तों, ये वाला इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पुरस्कारों से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा महत्वपूर्ण तौर पे लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, पुरस्कार इतने ही थे, तो अब योजनाओं पर बात कर लेते हैं। तो योजना कौन सी है? तो दोस्तों, ये योजना है मोघरा यानी कि मेरा घर आवास योजना है। मोघरा कैसी योजना है? आवास योजना। अब दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। शायद इन महोदय को आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। कुछ पटनायक उटनायक करके नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब नाम तो मुझे पता है, लेकिन मैं चेक करना चाहता हूं कि आप लोग भी इनके बारे में जानते हैं कि नहीं। फुल नेम इनका जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। अब दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ये तो समझ आ गया कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ही ऐसी आवास योजना को लागू करेंगे राज्य सरकार के अंदर। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दोस्तों मोघरा यानी कि मेरा घर नाम की एक नई पहल की घोषणा की है, जिसे पूरी तरह से राज्य के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लोगों को घर देने के लिए एक योजना चलाई है जो पूरी तरह से राज्य के बजट से ही वित्त पोषित किया जा रहा है। इस तस्वीर में आप लोगों की हंसी खुशी और घर के आसपास बैठे देख करके आप समझ सकते हैं कि ये योजना आखिर किस लिए है। और यहाँ पर लिखा भी है मोघरा
यहाँ पर मोघरा, और गवर्नमेंट हाउसिंग असिस्टेंस इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब दोस्तों मोघरा जो है वह ग्रामीण गरीबों के लिए है, याद रखना, ग्रामीण गरीबों के लिए कैसी योजना है, क्रेडिट लिंक्ड आवास योजना है, और जिसका उद्देश्य क्या है, सभी कच्चे घरों को पक्के घरों में बदलना। तो ये योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी, क्योंकि कच्चे घर ज्यादातर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में ही कच्चे घर पाए ही जाते हैं, शहरों में कहां कच्चे घर होते हैं। तो ये कैसी, क्रेडिट लिंक्ड, ये याद रखना आप, क्रेडिट लिंक्ड आवास योजना। अब इसमें किया क्या जाएगा, इस योजना के तहत क्या होगा दोस्तों, लाभार्थी को 3 लाख रुपया तक का लाभ दिया जाएगा, और जिसे किस्तों के माध्यम से 10 वर्षों में चुकाना होगा, या 10 वर्षों में चुकाया जा सकता है। अब क्या है ना दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 लाख रुपए प्रति लाभार्थी सरकार देगी। कैसे, उधार, ये उधार ऋण, और इससे 10 साल में चुकाए जाने की योजना बनाई गई है। अब दोस्तों ये ऋण किस तरह का होगा, घर जब पूरा हो जाएगा उसके बाद राज्य सरकार द्वारा ऋण खाते में पूंजीगत सब्सिडी भी जारी की जाएगी। ठीक है, ये 3 लाख रुपए आप 10 साल में तो चुकाएंगे, लेकिन इसके बावजूद सरकार आपके ऋण खाते में, जो आपका लोन वाला खाता होगा, उसके अंदर पूंजीगत सब्सिडी भी सरकार प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों SC ST वर्ग जो है और दिव्यांग वर्गों के लिए पूरे स्लैब में से 10,000 रुपए की एक अतिरिक्त सब्सिडी भी इनको दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक आवासीय योजना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण आवासीय योजना है। क्यों, ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ कच्चे घर हो, पक्के मकान हो, ताकि वो बारिश से, तूफान से, आंधियों से बच सके। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है उड़ीसा सरकार की, और उड़ीसा सरकार भी काफी आजकल बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये योजना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जून के महीने में यही एक महत्वपूर्ण योजना थी, इसलिए मैंने आपके लिए सिर्फ एक योजना लेकर आया। अब दोस्तों सैन्य अभ्यास है, तो सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो सैन्य अभ्यास का नाम है दोस्तों खान क्वेस्ट के एक संयुक्त अभ्यास है। अब इस अभ्यास के अंदर ये है क्या, 2023 में आयोजित किया गया। तो क्या है कि 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाली एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है। तो ये इसमें कोई युद्धाभ्यास नहीं है, ये शांति के लिए एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, अब दोस्तों आयोजित कब हुआ ये, 19 जून से 2 जुलाई के बीच 2023 के अंदर, और कहां पर, मंगोलिया में। और दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया गया, मंगोलाई सशस्त्र बल और यूनाइटेड स्टेट आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा। अब दोस्तों ये जो संदीप सिंह प्लीज पिक अप, ऐसा व्यवधान आने की वजह से सारा कुछ इरेज हो गया, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो ये क्या बहुराष्ट्रीय था और शांति के लिए था, 19 जून से 2 जुलाई के बीच हुआ मंगोलिया में, और इनके बीच आयोजित हुआ। अब ये सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है, बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो उद्देश्य दोस्तों है भाग लेने वाले देशों की अंतर क्षमता को, इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना, और अनुभव साझा करना, एक दूसरे से एक्सपीरियंस गेन करना, साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना। कुल मिला के बहुत अच्छा शांति के लिए ये सैन्य अभ्यास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों 5वीं न्यूज है, ये एक सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है इक्वेरियन। तो इक्वेरियन अभ्यास 2023 जून में हुआ, 11 से 24 जून के अंदर। और दोस्तों ये क्या है कि भारतीय सेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका 12वां संस्करण कहां आयोजित हुआ, उत्तराखंड के चौबटिया में। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार काउंटर इमरजेंसी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस में
इंटर ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना, साथ ही संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना। अब कौन सा देश इसमें इन्वॉल्व था? भारतीय सेना और मालदीव की राष्ट्रीय रक्षा बल। तो मालदीव कहाँ है दोस्तों? ये श्रीलंका देख रहे हैं। श्रीलंका आप जानते हैं इंडिया के साउदर्न पॉइंट पे है, यानी कि दक्षिण में है। और यहाँ पे लक्षद्वीप नाम का आइलैंड है भारत का, और लक्षद्वीप के साउथ में यानी कि दक्षिण में पड़ता है माले नाम का मूंगा द्वीपों से निर्मित एक देश है, आइलैंड नेशन है, मालदीव, जिसकी राजधानी है दोस्तों माले। और ये पड़ता है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर में। अब ये मैप आपके लिए इसीलिए लाया जाता है ताकि आप कंट्री को मैप में भी देख पाए और उसके बाद कनेक्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैन्य अभ्यास के बाद अब बारी है कुछ चर्चित पुस्तकों की। तो इन चर्चित पुस्तकों की थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी पुस्तक हैं जो महत्वपूर्ण है। जो लोग यूपी पीसीएस जैसा एग्जाम देते होंगे, यूपी पीसीएस, वो जानते होंगे कि यूपी पीसीएस में एक प्रश्न बुक से आना 100% तय होता है। अधिक से अधिक 2-3 प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न तो मान के चलिए आता ही आता है। और भी जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी चर्चित पुस्तकें जो करंट अफेयर्स में होती हैं चर्चा में, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी पुस्तकें रही जो जून 2023 के अंदर चर्चा में रही। दोस्तों पहली पुस्तक का नाम है रिंग साइड। अब रिंग साइड डॉक्टर विजय दर्दा द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसमें दोस्तों लोकमत मीडिया समूह, समाचार पत्रों और अन्य प्रमुख राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दैनिकों में 2011 से 16 के बीच प्रकाशित डॉक्टर दर्दा के साप्ताहिक लेखों का संकलन है। तो डॉक्टर विजय दर्दा ने लिखी है रिंग साइड नाम की एक पुस्तक। इस पुस्तक में दोस्तों 2011 से 2016 के बीच में डॉक्टर दर्दा द्वारा लिखे गए जो साप्ताहिक लेख होते हैं उनका एक संकलन है, जो कि विभिन्न समाचार पत्रों के अंदर लिखे गए हैं। तो ये आपको समझ आ गई रिंग साइड और विजय दर्दा जी को याद रखना। अगली जो बुक है वह है मैडम प्रेसिडेंट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू, और इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों संदीप साहू जी। और ये पुस्तक कहां है? मैडम प्रेसिडेंट, ये पुस्तक है, ये इसके जस्ट सामने। और विजय दर्दा वाली पुस्तक दोस्तों ये है, ये डॉक्टर विजय दर्दा हैं, और इनकी पुस्तक का विमोचन किया शशि थरूर जी ने, जो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर और ऑथर भी हैं। शशि थरूर जी ने काफी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हुई हैं, उनकी भी पुस्तकें आप लोग पढ़ा करिए, काफी विद्वान टाइप के पॉलिटिशियन हैं देश के। और दोस्तों तीसरी किताब है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल, और इस पुस्तक के जो ऑथर हैं उनका नाम है कस्तूरी रे, ठीक है। और ये पुस्तक कहां पे है? ये। और आखिरी और चौथी पुस्तक का नाम है दोस्तों थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, और इसको लिखा है टीएन शेषन ने। और टीएन शेषन को अगर आपको देखना है तो ये देख सकते हैं, ये हैं टीएन शेषन साहब, और इनकी पुस्तक ये रही थ्रू द ब्रोकन ग्लास, एक ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने अपने बारे में चीजें लिखी हुई हैं, अपने अनुभवों को लिखा हुआ है। तो ये चार पुस्तकें रिंग साइड डॉक्टर विजय दर्दा, मैडम प्रेसिडेंट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू संदीप साहू, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रायसीना हिल कस्तूरी रे, थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी टीएन शेषन। ये चार नाम और चार पुस्तकें आप लोग याद रखना, जो कि एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाएंगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। के बाद अब बारी है भीषण चक्रवातों की।
तो बिपरजॉय नाम का एक चक्रवात आया। चक्रवात का क्या नाम है? बिपरजॉय। तो बिपरजॉय चक्रवात कहाँ आया, ये चार्ट के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए बना देता हूं ताकि आप लोगों के लिए समझना भी आसान हो, और एक ग्राफ होता है तो वो ज्यादा जल्दी से दिमाग के अंदर बैठ जाता है। तो दोस्तों इसका विपर्जॉय चक्रवात का लैंडफॉल कहाँ हुआ? गुजरात में। यानी कि ये जब समुद्र में बना, समुद्र से आया जमीन पर, तो कहाँ आया? चक्रवात आया गुजरात के अंदर। लैंडफॉल इसका हुआ गुजरात में। कब आया? 15 जून 2023 को सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में आया। तो यहाँ पर एक सैटेलाइट इमेज देख रहे होंगे आप, ये यहाँ पर इस चक्रवात को सैटेलाइट से ट्रैक किया गया था। तो गुजरात के अंदर ये लैंडफॉल किया था, यानी कि धरातल पर पहुंचा था समुद्र से। दोस्तों प्रारंभ में गुजरात के तटीय इलाकों में हवा की गति कितनी थी? 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिकतम 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो कि बहुत ज्यादा है। अब दोस्तों इस चक्रवात ये बना कहाँ? तो ये आप जगह देख रहे हैं, ये यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इरेज कर दूंगा ये दोनों रोज को, एरो को, तो आपको अच्छे से यहाँ पर अरबियन सी दिख रहा होगा, यानी कि अरब सागर। तो यहाँ पर ये चक्रवात बना हुआ है। ये जो पूरी संरचना है ये चक्रवातों के बनने को इंडिकेट कर रहा है। ये अरबियन सी है, अरब सागर, और भारत के पश्चिम में, भारत के इधर है पश्चिम साइड में अरब सागर, पश्चिमी तट पर। तो दोस्तों ये पश्चिमी तट के अरबियन सी में बना। और दोस्तों वर्गीकृत इसको कैसे किया जाएगा? अत्यधिक शक्तिशाली कौन सा चक्रवात था? अत्यधिक शक्तिशाली था, एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। चक्रवात उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दो प्रकार के चक्रवात होते हैं। चक्रवातों को मैं फिलहाल आप लोगों को ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी ज्योग्राफी की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो उसमें चक्रवातों के प्रकार मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा, प्लस कुछ विश्व में आने वाले चक्रवातों का भी उनका भी नाम मैं बता दूंगा कि विश्व के किन किन हिस्सों में कौन कौन से चक्रवात आते हैं। दोस्तों इस चक्रवात से प्रभावित हुए गुजरात और राजस्थान, ठीक है। तो बिपरजॉय चक्रवात से गुजरात और राजस्थान प्रभावित हुए। अब बिपरजॉय चक्रवात का नाम किसने रखा? तो बांग्लादेश ने रखा। दोस्तों इस पूरे रीजन में, भारतीय उपमहाद्वीप में जब चक्रवात आते हैं, यानी कि जहां जहां चक्रवातों के बनने की स्थिति होती है भारत के आसपास के देशों में, बल्कि सऊदी अरबिया तक, तो चक्रवातों के नामकरण के लिए एक संस्था है जो बाकायदा अलग अलग देशों में आए चक्रवातों का अलग अलग देश नामकरण करते हैं। जैसे कि भारत में चक्रवात आया, प्रभावित हुआ भारत, लेकिन नाम रख दिया बांग्लादेश ने। तो सभी अपने नंबर के हिसाब से व्यंजन, जैसे ए, एक साल ए नाम रखेगा, फिर बी नाम से जो आएगा, जैसे बांग्लादेश था तो बांग्लादेश ने नामकरण कर दिया बिपरजॉय का। तो इस तरह से चक्रवातों के नामकरण की एक पद्धति होती है, और उस एक संगठन होता है जिसके अंदर बहुत सारे देश इन्वॉल्व होते हैं जो चक्रवातों से प्रभावित होते हैं, वही क्रमवार इसका नाम रखते हैं। तो के बाद अब बारी है महत्वपूर्ण दिवस की, जो कि जून 2023 के अंदर पड़े। देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण दिवस तो यही हो जाता है, 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2023 के अंदर जून में। और दोस्तों कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस? 21 जून को। याद रखना आप लोग, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि 2023 के अंदर कौन सा था? 9वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था। और इसकी थीम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की, जो 2023 में मनाया गया। इसकी थीम है दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम के योग। अब इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य क्या था? विश्व भर में योगाभ्यास से होने वाले फायदे के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, इसीलिए योग दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और योग दोस्तों भारत की देन है। दोस्तों इस वर्ष आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर में इस दिवस का एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं योग वगैरह करने, तो जिससे कि जनता में जागरूकता व्याप्त होती है। दोस्तों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 15,000 प्रतिभागियों के साथ यहाँ पर उन्होंने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। तो
कोई सरकार का कोई प्रमुख व्यक्ति ही जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कोई प्रधानमंत्री ही जाए। तो इस बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब गए थे, कभी राष्ट्रपति जा सकते हैं, तो कोई भी एक जो बड़ा नुमाइंदा हो सरकार का वो जाता है। अब दोस्तों वैश्विक पवन दिवस तो कब मनाया जाता है? 15 जून को। 2023 में मनाया गया 15 जून को ही मनाया जाता है, याद रहे 15 जून को मनाया जाता है वैश्विक पवन दिवस। अब पवन दिवस का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पवन ऊर्जा के महत्व और दैनिक जीवन में इसके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। तो याद रहे वैश्विक पवन दिवस 15 जून को मनाया जाता है। अब दोस्तों पहली बार यह दिवस कब मनाया गया? वैश्विक पवन दिवस 2007 में यूरोपियन पवन ऊर्जा संघ द्वारा मनाया गया था, पहली बार वैश्विक पवन दिवस 2007 में। अब 2023 में 15 जून को मनाया गया, तो हर वर्ष 15 जून को ही मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है पवन ऊर्जा के महत्व और इसके दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में लोगों को जागरूक करना। दोस्तों तीसरा महत्वपूर्ण दिवस है अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, जो कि 9 जून 2023 को मनाया गया। 9 जून को हर वर्ष अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। अब इस अभिलेखागार दिवस का उद्देश्य क्या होता है मनाने का? तो दोस्तों युवा पीढ़ी को अभिलेखागार के बारे में जागरूक करना तथा प्राचीन विरासत वस्तुओं से इनका परिचय करवाने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है, जो हर वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। दोस्तों यह दिवस ICA यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन अचीव्स की स्थापना दिवस के रूप में प्रति वर्ष 9 जून को मनाया जाता है। ये और इसकी घोषणा की गई थी 9 जून को मनाया जाएगा, इसकी घोषणा की गई थी 2008। ठीक है, तो ये दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर के कुछ दिवस थे जिनकी थीम और जिनके महत्व के बारे में हमने बात की, जो कि जून में पड़ने वाले दिवस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स जो संस्था है वह ग्लोबल 2000 कंपनीज की, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट पब्लिक कंपनीज होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की जो दुनिया की 2000 बड़ी कंपनियां होती हैं, उनकी एक लिस्ट जारी करता है। तो 2023 की फोर्ब्स की लिस्ट आई है जिसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो 2023 में 8 जून को जारी की गई 2000 ग्लोबल 2000 लिस्ट, और दोस्तों इसका 20वां संस्करण प्रकाशित किया गया और इसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिक कंपनीज होती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज होती हैं। और ये जो फोर्ब्स की सूची 2000 सूची है उसमें पहला स्थान जेपी मॉर्गन चेस का है, जो कि यूएसए की एक कंपनी है। और दोस्तों इस सूची में शीर्ष पर 5 भारतीय कंपनियां रही, जिनमें पहले नंबर पर अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो 45वें नंबर पर रही ऑल ओवर रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि पहली कंपनी है इंडियन कंपनी। और 77वें नंबर पर भारतीय स्टेट बैंक, 128वें पे एचडीएफसी और 163वें पे आईसीआईसीआई बैंक और 226वें पे ऑयल एंड नेचुरल गैस ओएनजीसी। ठीक है, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और इंपॉर्टेंट है भी, हो नहीं सकता, इंपॉर्टेंट है भी, तो आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सैट्रिया 1 नाम का एक उपग्रह लॉन्च हुआ है और जून 2023 में लॉन्च हुआ, और किसके द्वारा? स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। और स्पेस एक्स क्या है ये देखेंगे। तो इसकी स्थापना 2002 में हुई, इसका मुख्यालय है हॉथॉर्न कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। और इसके सीईओ हैं बहुत ही धरती के खतरनाक व्यक्ति एलन मस्क साहब। इनके दिमाग में बहुत सारे खतरनाक आइडियाज आते रहते हैं। अभी ये लोगों को मंगल पर बसाने की योजना भी बना रहे हैं और इसीलिए इन्होंने स्पेसएक्स की स्थापना की और ये स्टारशिप नाम का एक रॉकेट भी इन्होंने बना लिया है, जिससे लोगों को जो ब्रह्मांड के अंदर अन्य ग्रह हैं उन पे ये सैर कराएंगे। तो काफी खतरनाक व्यक्ति हैं एलन मस्क।
यह जो उपग्रह है एक संचार उपग्रह है और इसका संबंध दोस्तों इंडोनेशिया से है। तो सैट्रिया 1 उपग्रह इंडोनेशिया से है जिसको लॉन्च किया स्पेसएक्स ने, ये याद रखना। अब दोस्तों ये कहां से लॉन्च हुआ? फ्लोरिडा में एक ये इनका लॉन्चिंग स्टेशन है यूएसए का, स्पेसएक्स का, वहीं से लॉन्च हुआ। और दोस्तों कौन सा रॉकेट है? फॉल्कन 9 रॉकेट। तो रॉकेट फॉल्कन 9 है, ये स्पेसएक्स को रॉकेट आप नहीं समझ लेना, कंपनी है, रॉकेट है फॉल्कन 9 जिसके द्वारा सैट्रिया 1 उपग्रह लॉन्च किया गया जो कि इंडोनेशिया का है। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023। और दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन 14 से 19 जून 2023 के बीच हुआ। आयोजन स्थल निलाई था मलेशिया। तो मलेशिया में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई 14 से 19 जून के बीच में और ये चैंपियनशिप का 42वां संस्करण था। अब दोस्तों इसमें प्रदर्शन देख लेते हैं। तो 1 किलोमीटर व्यक्तिगत ट्रायल स्पर्धा का जो परिणाम रहा उसमें भारत ने रजत पदक जीता और भारत के व्यक्ति हैं रोनाल्डो सिंह लैटन जॉम। तो इन्होंने इस एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अब दोस्तों स्वर्ण पदक जीता मलेशिया के एक व्यक्ति हैं फादिल जोनेस और कांस्य पदक मिला रीन चोई को जो कि दक्षिण कोरिया की व्यक्ति हैं। अब दोस्तों अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ है एक संग्रहालय जो कि थारू जनजाति संग्रहालय है। और इस संग्रहालय का दोस्तों लोकार्पण 19 जून 2023 को किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और कहां बना है? बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में। और दोस्तों निर्माण लागत से आपका कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ी सी कुछ और जानकारियां, कुछ फैक्ट समझ लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो थारू जनजाति संग्रहालय है उसके संबंध में। दोस्तों बलरामपुर में स्थापित किया गया जो थारू जनजाति संग्रहालय है, यहाँ पर दोस्तों जनजातीय समाज की विरासत को आगे बढ़ाने और विकास के साथ जोड़ने वाले तथा आने वाली पीढ़ी को गौरव की अनुभूति कराने के लिए संग्रहालय की स्थापना की गई है। दोस्तों इस संग्रहालय में थारू जनजाति के जो लोग होंगे वो अपने पुराने और अनुपयोगी सामानों को जमा कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे, अर्थात जमा करा देंगे अपने जो ऐसे सामान जो उपयोग में उनके नहीं होंगे और पुराने पड़ चुके होंगे। तो ये आने वाली पीढ़ियों को जनजातीय संस्कृति और उनके चीजों से जो उपयोग की जाने वाली प्राचीन वस्तुएं थी उनसे परिचय कराया जा सकेगा। दोस्तों यहाँ पर सामानों को उपलब्ध करवाने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो पट्टिका में अंकित किया जाएगा, उसका व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा। दोस्तों इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने थारू संस्कृति पर आधारित उत्पादों की एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। और इस थारू जनजाति संग्रहालय से संबंधित एक क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लेंगे। तो 19 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। और दोस्तों ये संग्रहालय किस जिले में बनाया गया? तो ऊपर अभी मैंने आपको बताया, तो कहां बनाया गया? बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश का बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आंसर भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना। जाकर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया हुआ है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और हाँ, आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम कंटिन्यू, आप जरूर आना फिर से। और ये मेरा परिचय है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अब अन्य वीडियो क्या, अब हम जून का हमारा जून जो था जून 2023 उसको हमने पूरा कवर अप कर दिया इन 6 वीडियोस के अंदर। ये 8 जून 2023 का आखिरी वीडियो है। अब दोस्तों हम प्रवेश कर गए हैं जुलाई में। और जुलाई 2023 के 23 से संबंधित जो वीडियोस हैं उसको हम कल से प्रकाशित करना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए अब देखते रहिए, फिर मिलेंगे।